आउज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम आदाब। डियर व्यूअर्स, मैं निसार अहमद डार, टीचर ज़ोन बड़गाम, और इसके साथ साथ मैं डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ नई इंफॉर्मेशन के साथ। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़गाम एक नया सेंसस करने जा रहा है दिसंबर महीने में। इस सेंसस का नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इस सेंसस का मेन मोटिव है पुअर फैमिलीज को ट्रेस आउट करना डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में। अब ये सेंसस जो है ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसीजर्स है, वो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं ताकि आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिले, खासकर उन लोगों को जो ये कल ऑन ग्राउंड ये सर्वे करेंगे, ये सेंसस करेंगे, ताकि उनको किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, उनके लिए इजी बने, उनके लिए ये बिल्कुल वाजिया रहे कि हमने क्या करना है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है। बहरहाल हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़गाम ने एक फॉर्मेट तैयार किया है इस सेंसस के हवाले से, जिस फॉर्मेट में हर एक पर्टिकुलर्स दिया गया है जो हम पूछेंगे फैमिली से। ये सर्वे जो है या ये सेंसस जो है ये ऑनलाइन मोड में हमने करनी है। इसके लिए ऐप है, इसके लिए पोर्टल है, जिस पोर्टल पर हम इसको ऑनलाइन अंजाम देंगे। बहरहाल अभी मैं आपके साथ ये फॉर्मेट डिस्कस करूंगा और जो भी पर्टिकुलर्स इसमें है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको ये याद रहे ये सर्वे डोर टू डोर सर्वे है, यानी हर एक फैमिली को टच करना है, किसी भी फैमिली को हमने छोड़ना नहीं है, तो इसका खास ख्याल रखिए। और प्लस मैं लास्ट में आपको बताऊंगा इस सर्वे को हम कहां से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो एरिया किसी इनोवेटर को दिया जाएगा, जब उस एरिया में वो जाएगा तो किस पॉइंट से वो स्टार्ट करेगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बारे में भी आपके साथ बात करूंगा। फिलहाल हम फॉर्मेट पे जाएंगे, हम देखेंगे ये फॉर्मेट क्या है और हमें क्या पूछना है फैमिली से। तो आइए जी, इस सेंसस के लिए ये फॉर्मेट है मल्टी डायमेंशनल सेंसस। डियर रेस्पोंडेंट, द सेंसस इज बीइंग conducted by District Administration Budgam through District Statistics and Evaluation Officer Budgam to identify multi-dimensional poor population in District Budgam for effective planning and policy making to bring them out from the poverty in a time-bound manner. You are requested to kindly spare few minutes of your precious time to provide the valuable inputs for the census. The information provided by you shall be used exclusively for the purpose specified here above. तो यहां आप देखिए, यहां हमारा रूरल दिया गया है, अर्बन दिया गया है। रूरल के लिए कोड 1 है, अर्बन के लिए कोड 2 है। जो भी एरिया इनोमिनेटर को दिया जाएगा तो यहां पर वो देखेगा कि ये एरिया रूरल में आता है, तो अगर रूरल में आता है तो यहां पर हम 1 लिखेंगे, या अगर ये अर्बन में आता है तो यहां पर हम 2 लिखेंगे। तो उसके बाद हम जाएंगे, नीचे जाएंगे, पार्ट ए, डिस्क्रिप्टिव आइडेंटिफिकेशन पर्टिकुलर्स ऑफ हाउस होल्ड्स। अब यहां देखिए कॉलम 1 आइटम नंबर, कॉलम 2 आइटम, यहां पर कॉलम 3 नेम और कॉलम 4 में कोड। कॉलम ए में पहले आइटम नंबर्स 1 to 10 दिए गए हैं, उसके बाद आइटम डिस्ट्रिक्ट, तो यहां पर आप डिस्ट्रिक्ट नेम लिखेंगे, इसके लिए कोई कोडिंग नहीं है। रेवेन्यू विलेज, आपको जो एरिया दिया गया है रेवेन्यू विलेज क्या आता है यहां लिख सकते हैं, कोई कोडिंग नहीं। पंचायत क्या आता है यहां लिखेंगे आप, कोई कोडिंग नहीं। ब्लॉक क्या आता है इस एरिया का यहां लिखेंगे, इसके लिए भी कोई कोडिंग नहीं। म्युनिसिपल कमेटी, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में बहुत सारी म्युनिसिपल कमेटी है, तो जिस अगर ये एरिया किसी म्युनिसिपल कमेटी में आता है तो आप यहां पर आप क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। या अगर काउंसिल इफ अर्बन एरिया, क्योंकि हमें यहाँ कुछ एरिया अर्बन एरिया में आता है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में, जैसे कि हुमामा आता है,
नारकरा आता है या बेमना जो है वहां से आता है, ये अर्बन में आता है, ये श्रीनगर म्युनिसिपल कमेटी में आता है, अर्बन एरिया में आता है। तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे, जो भी इनोमिनेटर्स को ऐसे एरिया मिलेंगे तो वो यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे, और इसके लिए भी कोई कोडिंग नहीं है। अब यहाँ आप देखिए वार्ड नंबर, म्युनिसिपल कमेटी में भी वार्ड नंबर्स आते हैं, और अगर ये काउंसिल एरिया अर्बन एरिया आता है तो उसके लिए भी वार्ड नंबर्स होते हैं। तो एरिया किस वार्ड में, इसका वार्ड नंबर क्या होगा तो आप यहां पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड, यहां पर आप नाम लिखेंगे, हाउस होल्ड जो हेड होगा उसका नाम लिखेंगे। टाइप ऑफ राशन कार्ड, हमारे पास बहुत सारे राशन कार्ड्स होते हैं, जैसे कि ए वाई आता है, बीपीएल आता है, पीएचएच आता है, या एपीएल आता है, ऐसे बहुत सारे राशन कार्ड्स हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे कौन सा राशन कार्ड इस फैमिली के पास होगा तो यहां पर लिखेंगे। लेकिन यहां पर एक बात है, यहां पर कोडिंग है, हर एक राशन कार्ड के लिए कोड दिया गया है। आप यहां देख सकते हैं, ये देखिए टाइप ऑफ राशन कार्ड, अगर ये ए वाई राशन कार्ड होगा कोड इसके लिए 1 होगा, तो यहां पर आप 1 कोड लिखेंगे। अगर इनके पास बीपीएल राशन कार्ड होगा तो 2 लिखेंगे, अगर इनके पास एपीएल है तो 3 लिखेंगे, अगर इनके पास पीएचएच होगा तो कोड आप 4 लिखेंगे, अगर स्टेट अदर्स होगा तो 5 कोड लिखेंगे। इसके बाद अगर फूड सिक्योरिटी स्कीम जिसे हम SFSS राशन कार्ड होगा तो 6 लिखेंगे, अगर नो राशन कार्ड होगा तो 7 लिखेंगे। तो ये हमारा पार्ट ए है, ये पार्ट ए है। इसके बाद हम जाएंगे पार्ट बी पर, ये हमारा पार्ट बी है। पार्ट बी पर हमें ज्यादा ख्याल रखना है, ज्यादा ही थोड़ी इंफॉर्मेशन हमने यहां पर कलेक्ट करनी है। पहले सीरियल नंबर दिए गए हैं, तो कॉलम नंबर 2 पर आप देखिए नेम ऑफ हाउस होल्ड मेंबर्स, तो जितने भी हाउस होल्ड मेंबर्स हैं तो यहां पर हम नाम लिखेंगे, यहां पर नाम लिखेंगे। लेकिन स्टार्ट करेंगे हेड ऑफ द हाउस होल्ड, जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है पहले नंबर पर उसी का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली बीवी होगी उसका नाम लिखेंगे, बच्चे होंगे उनके नाम लिखेंगे। अगर मैरिड बच्चा होगा या लड़का होगा तो ऑब्वियसली वो नंबर 3 पर आएगा, फिर उसकी मिसेज आएगी, फिर उसके बच्चे आएंगे, फिर लास्ट में अनमैरिड बच्चे आएंगे। तो इसका खास ख्याल रखिए। तो ये हमारा कॉलम नंबर 2 है। अब यहां पर देखिए कॉलम नंबर 3, यहां पर है रिलेशन टू द हेड। अब हमारे पास जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका क्या ताल्लुक है हेड के साथ, क्या रिलेशन है हेड के साथ। पहले नंबर पर हेड ही है तो उसको हम सेल्फ लिखेंगे, लेकिन यहां पर कोडिंग है, याद रखिए यहां कोडिंग है। सेल्फ के लिए कोड 1 है, उसके बाद अगर इसकी बीवी होगी तो उसके लिए कोड 2 है, अगर इसके बाद मैरिड लड़का होगा तो उसके लिए 3 कोड है। इसी के बाद अगर इसकी बीवी होगी, जो मैरिड लड़का होगा इस हेड ऑफ द फैमिली का, तो उसकी जो बहू होगी उसका कोड 4 होगा, जो अनमैरिड बच्चे होंगे उनके लिए कोड 5 होगा। तो बाकी भी यहां पर कोडिंग है, हर एक रिलेशन के लिए कोडिंग दी गई है, ये आप देख सकते हैं, ये आपको आराम से पता चलेगा। उसके बाद देखिए जेंडर, अब जेंडर के लिए भी कोड है, मेल के लिए 1 है, फीमेल के लिए 2 है, और जो फैमिली मेंबर मेल होगा तो 1 होगा जेंडर कोड, अगर फीमेल होगी तो जेंडर कोड 2 होगा। इसके बाद एज है, एज मंथ्स में हमने लिखनी है, यहां ख्याल रखिए यहां एज ईयर्स में नहीं है, यहां एज मंथ्स में है। अगर कोई जैसे कि कोई अगर हेड ऑफ द फैमिली 50 साल का है तो 50 × 12, तो जो प्रोडक्ट निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा, तो यहां पर हम लिखेंगे एज इन मंथ्स। कभी कभार बच्चा होता है, कहते हैं कि ये 3.5 साल का है, या ये 3 साल 9 महीने का है, या ये 12 साल 8 महीने का है, तो इसीलिए हम एज मंथ्स में लिखते हैं। यहां पर एज मंथ्स में इसीलिए है, तो आप प्लीज इसका ख्याल रखिए। इसके बाद देखिए कॉलम नंबर 6 में एजुकेशन लेवल, यहां कोड दिया गया है, हर एक फैमिली मेंबर का एजुकेशन लेवल हमने देखनी है। जैसे कि अभी आप देखिए यहां पर अगर किसी ने बिलो प्राइमरी पढ़ा है तो कोड
3 आएगा, अगर किसी ने प्राइमरी तक पढ़ा है तो 4 आएगा, अगर किसी ने अपर प्राइमरी तक पढ़ा है तो 5 आएगा, अगर सेकेंडरी तक पढ़ा है तो 6 आएगा, अगर हायर सेकेंडरी तक पढ़ा है 7 आएगा। तो हर एक एजुकेशन लेवल के लिए यहां कोडिंग दी गई है, तो ये भी आप आराम से देख सकते हैं। अब बात आती है वेदर एनी मेंबर इज अंडर नरिश्ड, ये हमने टच नहीं करना है, ये हेल्थ वालों का है, हेल्थ डिपार्टमेंट का ये कॉलम है, इसके साथ हमने टच नहीं करना है, इसको छोड़ना है। इसके बाद आता है कॉलम 8। कॉलम 8 पर देखिए वेदर एनी चाइल्ड एडोलसेंट अंडर 18 years has died in the 5-year period proceeding to the survey। अब यहां आप ख्याल रखिए कि जब आप सर्वे स्टार्ट करेंगे उस डेट से 5 साल पहले आपको देखना है कि इस फैमिली में किसी बच्चे का जो 18 इयर्स तक आता है किसी की डेथ मत हुई है। 5 साल देखना है, 5 साल, ज्यादा नहीं, 6 साल 7 साल नहीं, बल्कि 5 साल तक अगर हुई है किसी की तो आप उसका नाम लिखेंगे और इस कॉलम में उसको यस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली नो लिखना है, या लिखने की जरूरत भी नहीं है। फिर 9th कॉलम में आप देखिए अगर ऐसा आपको मिलेगा तो फिर लिखना है कॉज ऑफ डेथ। फिर डेथ की कॉज क्या है, इलनेस है, अगर इलनेस है तो 1 लिखेंगे, अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद कॉलम 10 है इफ कोड 2 इन कॉलम 2, यानी कि फीमेल की बात कर रही है। वेदर गिवन बर्थ टू एनी चाइल्ड इन लास्ट 5 years, किसी फीमेल इस हाउस होल्ड में किसी ने मत जन्म दिया है बच्चे को 5 साल के अंडर में, 5 साल के अंडर आपकी सर्वे जब आप स्टार्ट करेंगे 5 साल के पीरियड के अंडर में आपको देखना है कि इसने बच्चे को मत जन्म दिया। अगर दिया है तो यस लिखना है, नहीं दिया तो नो लिखना है। अगर दिया है इसका यहां पर कॉलम 11 में आप ख्याल रखिए, अगर दिया है क्या इसको एंटीनेटल केयर मिला है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको एंटीनेटल केयर मिले हैं 4, कम से कम 4। अगर मिले हैं तो आप यस लिखेंगे, नहीं मिला है तो नो लिखेंगे। इसी तरह कॉलम 12 में रिसीव्ड असिस्टेंस फ्रॉम ट्रेन्ड स्किल्ड मेडिकल पर्सनल ड्यूरिंग मोस्ट रिसेंट बर्थ, क्या जब इसने बर्थ बच्चे को दिया है क्या फिर इसको असिस्टेंट मिला है ट्रेन्ड स्किल्ड मेडिकल पर्सनल की तरफ से, अगर मिला है तो यस लिखेंगे, नहीं मिला तो नो लिखेंगे। तो ये हमारा पार्ट बी है, ठीक है वे, ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम जाएंगे पार्ट सी पर। पार्ट सी में आप देखिए वेरी सिंपल है, यहां उतना जरूरत नहीं है। यहां पर आप फिर से रिपीट करना है नेम ऑफ हाउस होल्ड मेंबर एज पर पार्ट बी। जो पार्ट बी में आपने हाउस होल्ड मेंबर्स लिखे हैं उसी अकॉर्डिंग यहां पर आपको वापस वो रिपीट करने हैं, ठीक है। और फिर यहां पर कॉलम 3 में उनका देखना है एजुकेशन, क्या उन्होंने 6 साल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में गुजारे हैं, तालीमी इदारे में उन्होंने 6 साल कम से कम गुजारे हैं, तो आप चेक करेंगे। अगर गुजारे हैं तो यस लिखेंगे, अगर किसी फैमिली मेंबर ने नहीं गुजारे हैं, कभी कभार हेड ऑफ द फैमिली इलिटरेट होता है, यानी कि वो गया ही नहीं हो, स्कूल नहीं गया होता, तो उसको हम नो लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आया होगा। फिर यहां देखिए वेदर एनी चाइल्ड एज 3 years to 18 years इज नॉट अटेंडिंग स्कूल प्रेजेंटली हमने देखना है कोई ऐसा बच्चा मत है फैमिली में जो 3 साल से लेकर 18 साल तक जो स्कूल नहीं जाता है, यानी कि एडमिशन नहीं हुआ है, स्कूल ही नहीं जाता है, तो उसका हम यहां पर लिखेंगे, यस लिखेंगे, यहां पर नाम लिखेंगे, फिर यहां से यस लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट सी हो गया। इसके बाद हमारा पार्ट डी आता है। पार्ट डी देखिए क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ हाउस होल्ड मेंबर्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब यहां पर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इस फैमिली का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसा है। वेदर हाउस होल्ड इज यूजिंग डंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स शर्ब्स वुड चारकोल और कोल एज कुकिंग फ्यूल। कुकिंग फ्यूल में वो क्या इस्तेमाल करता है, जो भी इस्तेमाल करता है उसको टिक करेंगे और यहां पर लिखेंगे, ठीक है। दूसरा वेदर हाउस होल्ड हैज, अब यहां सैनिटेशन की बात हो रही है,
क्या इनके पास अनइम्प्रूव्ड सैनिटेशन है? इसमें दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, नो सैनिटेशन फैसिलिटी, इंप्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटी बट शेयर्ड विद अनदर हाउस होल्ड, इंप्रूव्ड सैनिटेशन फॉर सिंगल हाउस होल्ड यूज। तो इंप्रूव्ड सैनिटेशन फॉर सिंगल हाउस होल्ड यूज, आप जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा तो वो आप यहां पर उसको टिक करेंगे। इसी तरह तीसरा पॉइंट है, वेदर हाउस होल्ड हैज एक्सेस टू, यहां पर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, क्या इनको इंप्रूव ड्रिंकिंग वाटर या सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है तो टिक करेंगे। या वाटर अवेलेबल एट लीस्ट 30 मिनट्स वॉक फ्रॉम होम एज अ राउंड ट्रिप। अब यहां देखना कि इनको ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जो है अवेलेबल है, लेकिन 30 मिनट्स पर अवेलेबल है, घर से 30 मिनट्स पर अवेलेबल, मगर 30 मिनट्स है राउंड ट्रिप, यानी कि 15 मिनट जाने में 15 मिनट आने में, यह आप ख्याल रखिए। तो अगर घर वालों ने कहा यही है तो इसको टिक करिए। या यहां पर आप देखिए वाटर अवेलेबल एट 30 मिनट्स लॉन्गर, ठीक है, वाटर फैसिलिटी अवेलेबल लेकिन 30 मिनट से ज्यादा ही दूरी पर है, ठीक है, वो आप यहां देख सकते हैं, उसको आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है, वेदर हाउस होल्ड हैज इलेक्ट्रिसिटी, अगर पावर इनको है तो यस लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो नो लिखेंगे। तो आप उसके बाद पांचवा पॉइंट, वेदर हाउस होल्ड हैज, यहां पर हमें टिक करना है रेलेवेंट ऑप्शन को, क्या इनके पास इनएडिक्वेट हाउसिंग है? तो अगर इनके पास होगा इनएडिक्वेट हाउसिंग तो टिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन है, फ्लोर इज मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल्स, अगर ऐसा हाउस होगा तो इसको टिक करेंगे। रूफ और वॉल्स और मेड ऑफ रेडिमेंट्री मटेरियल्स, तो ऐसा कुछ होगा तो इसको आप टिक करेंगे। या फिनिश्ड फ्लोर है, ठीक है, वैसे आजकल मैक्सिमम फिनिश्ड फ्लोर ही पाया जाता है, तो आप इसको टिक करेंगे। जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा, जो भी आपको फैमिली यहां पर आपको कहेगी तो उसको आप टिक करेंगे। उसके बाद छठा पॉइंट है, वेदर हाउस होल्ड ओन्स मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल, यहां पर मल्टीपल ऑप्शन है, क्या इनके पास रेडियो अवेलेबल है? होगा तो टिक है, टीवी होगा तो टिक है, टेलीफोन होगा तो इसको भी हम टिक करेंगे, कंप्यूटर होगा तो इसको भी टिक करेंगे, जो भी इसमें इनके पास होगा तो उसको हम टिक करेंगे, क्योंकि ये मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है यहां पर। इसके बाद है सिक्स्थ पॉइंट, वेदर हाउस होल्ड ओन्स वन रेलेवेंट ऑप्शन, यहां पर वन रेलेवेंट ऑप्शन है, क्या इनके पास कार है? कार होगी तो आप टिक करेंगे, अगर इनके पास ट्रक होगी तो इसको आप टिक करेंगे। उसके बाद देखिए आठवां पॉइंट हमारा है, वेदर एनी हाउस होल्डिंग मेंबर हैज अ बैंक और पासपोर्ट ऑफिस अकाउंट नंबर, किसी एक के पास, यहां पर ख्याल रखेंगे आप, एक के पास अगर होगा तो यहां पर यस लिखना है, यहां जरूरी नहीं है कि हर एक के पास, खाली एक के पास होगा तो यहां यस लिखेंगे। तो ये हमारा पार्ट डी है। उसके बाद पार्ट ई है, पार्ट ई में क्या है, जो ये इनोमिनेटर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ये सेंसस कर रहा है, इस फैमिली को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, यहां पर वो अपना नाम लिखेगा, यहां पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है उसकी, यहां पर डेट ऑफ सर्वे, इंस्पेक्शन कब किया इसने, डेट ऑफ रिसेप्ट, ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन भी उसी दिन ये रिसीव करेगा जिस दिन इंस्पेक्शन उस घर को, उस फैमिली को करेगा। डेट ऑफ सिक्योरिटी, वो भी यही डेट होगा जिस दिन ये इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, इसको सर्वे करेगा। तो उसके बाद यहां नीचे सर्वे, तो ये फॉर्मेट है, तो इस तरह आप ये फॉर्मेट भरेंगे, ऑनलाइन भरना है, ख्याल रहे ये आपको ऑनलाइन भरना है। तो ये फॉर्मेट है, बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट है, आपको समझ आया होगा या खुद समझ आएगा आपको कि क्या करना है, क्या पूछना है और हमें क्या लिखना है। तो ये फॉर्मेट है। उसके बाद हम बात करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि हम जब जाएंगे उस एरिया में जिसको हमने सर्वे करना है, हम कहां से स्टार्ट करेंगे, इसका हमने खास ख्याल रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कोई भी हाउस होल्ड नहीं छोड़ना है, हर एक फैमिली तक पहुंचना है, हर एक हाउस तक पहुंचना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो एरिया हमें दिया जाएगा उसका जो नॉर्थ साइड जो होगा वहां से हम स्टार्ट करेंगे, जो एक्सट्रीम पॉइंट नॉर्थ साइड में आएगा वहां हम जाएंगे, तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। यहां पर मैंने आप यहां पर देखिए, मैंने यहां थोड़ा बहुत ये फॉर्मेट बनाया है आपके
सहूलियत के लिए, आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आए कि हम कहां से स्टार्ट करेंगे। यहां देखिए आप, यहां मैंने इसको दिखाया नॉर्थ साइड, यहां से ईस्ट साइड, यहां से वेस्ट साइड, यहां से साउथ साइड। मानिए कि ये कोई एरिया है, मानिए मुझे कोई एरिया दिया गया है सर्वे करने के लिए। मैं इस एरिया में जाता हूं तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? मैं जाऊंगा इसके नॉर्थ पॉइंट पर, इसके नॉर्थ साइड पर जाऊंगा। दैट मीन्स कि ये यहां पर जाऊंगा मैं। ठीक है, यहां पर आप देखिए, यहां पर ये रास्ता है, यहां पर रोड है। तो ये रोड है, यहां से ये हाउस होल्ड्स है, यहां पर ये हाउस, यहां पर ये इस साइड में हाउस है, यहां पर भी ये हाउसेस है, यहां से ये हाउसेस है, यहां से ये हाउसेस है। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं यहां से स्टार्ट करूंगा नॉर्थ। अब जब मैं नॉर्थ पॉइंट पर जाऊंगा, एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट पर जाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा? फिर मुझे जाना है, मुझे हमेशा जाना है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ जाना है, नॉर्थ टू साउथ। मगर ख्याल यहां पर आप रखेंगे कि जब आप नॉर्थ पॉइंट पर आएंगे तो आपको जो हाउस होल्ड आपको करना है, वो आपको करना है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट जाना है। यानी कि आपको लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड, आपका जो लेफ्ट साइड है, जिस आपके आपके लेफ्ट साइड में जो हाउस होल्ड जो आएगा, पहला हाउस होल्ड आएगा, उसी में आपको जाना है, उसी को पहले आपको सर्वे करना है। यहां देखिए ये नॉर्थ पॉइंट है, तो मैं यहां से जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं। तो यहां से और एक रास्ता आता है, तो ये ईस्ट की तरफ जाता है। तो मैं क्या करूंगा? यहां से जाकर नॉर्थ से स्टार्ट किया तो साउथ की तरफ जा रहा हूं। अब यहां से रास्ता आ रहा है ईस्ट की तरफ, तो पहला मेरा ये हाउस होल्ड है, इस हाउस होल्ड में जाऊंगा पहले, इसको सर्वे करूंगा मैं पहले। उस इसको सर्वे करने के बाद फिर यहां से निकलकर फिर इसको जाऊंगा, ये मेरे लेफ्ट में आता है दूसरा, इसको मैं सर्वे करूंगा। इसको करने के बाद मैं तीसरे हाउस होल्ड को जाऊंगा, इसको लेफ्ट साइड में आता है नॉर्थ ईस्ट की साइड। फिर इसी तरह इसको जाऊंगा, फिर इसको जाऊंगा, फिर इसको जाऊंगा। क्योंकि यहां से नहीं है, यहां से रास्ता बंद है। अब क्या करूंगा? यहां से मैं टर्न करूंगा, जब यू टर्न करूंगा तो मुझे ये आएगा लेफ्ट साइड में, ये। तो फिर मैं इसके बाद इसमें जाऊंगा, इस हाउस होल्ड में, इसके बाद इस हाउस होल्ड में, इसके बाद इस हाउस होल्ड में, फिर इसके बाद ऐसे करके फिर यहां आऊंगा। फिर यहां आने के बाद मैं क्या करूंगा? फिर यहां से साउथ की तरफ जाऊंगा, साउथ तरफ की तरफ के मैं जब साउथ की तरफ में जाऊंगा, फिर मुझे और एक रास्ता आएगा, ये देखिए और एक रास्ता। अब ये जो है, ये फिर मुझे फिर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले जा रहा है। तो फिर उसके बाद मैं इस हाउस होल्ड में जाऊंगा, सॉरी, चूंकि हमने ये इस साइड किया है, इस साइड ये हमने किए हैं ये हाउस होल्ड। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में जाऊंगा, नॉर्थ ईस्ट में जाऊंगा, नॉर्थ ईस्ट में जाऊंगा और पहुंचूंगा इस हाउस होल्ड में, क्योंकि ये बिल्कुल मुझे नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट में जब ये पड़ता है, मैं इसको जाऊंगा, इसको सर्वे करके फिर इससे बाहर निकलूंगा। जब मैं बाहर निकलूंगा, ऑब्वियसली मेरा लेफ्ट साइड जो है वो यहां आएगा। फिर इसके बाद अगर ये इस हाउस होल्ड की एंट्री यहां से होगी, तो फिर मैं इसमें चला जाऊंगा। इसको सर्वे करने के बाद फिर वापस चला जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा। और उसके बाद देखिए, आप बात आती है, फिर यहां से मैं वापस नहीं जाऊंगा, फिर यहां से रास्ता आता है, फिर यहां से रोड आता है। अब मैं जब इस पर रोड पर आऊंगा, तो इस रोड पर मैं क्या करूंगा? मैंने ये हाउस होल्ड किया है, ये मैंने किया है। इसके बाद मैं क्या करूंगा? इसको छोड़कर फिर मैं इसमें जाऊंगा, क्योंकि ये मुझे नॉर्थ ईस्ट में आता है, साउथ की तरफ मगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये मेरे लेफ्ट में आता है। जब आप यहां से जाएंगे, ये आपको लेफ्ट में आएगा, तो आप पहले इस हाउस होल्ड को जाएंगे, इसको करेंगे सर्वे। इसको करने के बाद आप यहां से जाएंगे, फिर यहां से जाएंगे, फिर वापस जब निकलेंगे, ऑब्वियसली यहां से कोई नहीं होगा, फिर आप यू टर्न करके आपको ये लेफ्ट में पड़ेगा। फिर आप इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, इसके बाद इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। इस तरह आप ये सारा जो आपको एरिया दिया जाएगा, यहां आप इस हिसाब से आप सर्वे करेंगे, इस डायरेक्शन में करेंगे। ख्याल रहे, आप पहले नॉर्थ साइड पर जाएंगे, और नॉर्थ में जब आप जाएंगे, फिर आप डायरेक्शन इस्तेमाल जो पकड़ेंगे, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, वो आपको लेफ्ट साइड आएगा। तो लेफ्ट साइड में जो भी पहला आपको हाउस होल्ड आएगा, तो वहां पर आप जाएंगे। तो इस तरह आप ये सर्वे जो है ये करेंगे, और इस तरह आप हर एक फैमिली तक पहुंचेंगे, और आपकी जो सर्वे जो है, सेंसस जो है, वो कंप्लीट हो जाएगी। मेरी तरफ से एक कोशिश रही है इस वीडियो के जरिए से, ये सेंसस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सेंसस के हवाले से
अहम मालूमात आप तक पहुंचाने की। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज़रूर इसको शेयर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।